कि एक तो ये कि इसको हम खैर सगाली का दौरा समझते हैं। अच्छा। कि मुस्लिम उम्मा के दो जो मेन पिलर हैं इस खलीज फारस के अंदर या यूएई के बिटवीन ये जो पूरा एरिया है, तो यहाँ पर ये दो बड़े पिलर, एक ईरान है और दूसरा सऊदी अरब है, जो मुस्लिम उम्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा। तो इनकी अगर आपस में मुलाकात होती है तो ये खैर सगाली का दौरा भी हो सकता है, ज़ाहिरी एतबार से तो ऐसा लेना चाहिए। दूसरा ये, चूँकि एक बैठक अमेरिका और ईरान की जो मुज़ाकरात की थी वो नाकाम हो चुकी है, भला कहाँ पर, अम्मान में। वो बैठक जिस तरह से हुई ये सब लोगों के सामने है, तो वो बैठक चूँकि नाकाम हुई है और अगली बैठक कहाँ हो रही है, इटली के अंदर। ठीक है, तो उस बैठक के भी नाकाम, मतलब उस दौरे के नाकाम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 90% वो नाकाम होने को, मेरा ख्याल है अब तक खबरें आ चुकी हैं कि वो नाकाम हो चुका है। अच्छा। तो जंग अगर होती है तो पहली वजह तो ये कि इसको खैर सगाली के तौर पर लेना चाहिए, और दूसरा अगर मिडल ईस्ट में जंग के शोले भड़कते हैं और ये कोई बड़ी जंग होती है, यानी गाज़ा से बाहर निकलती है जंग, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो सऊदी अरब को हो सकता है। सऊदी अरब को कैसे नुकसान हो? सऊदी अरब को ऐसे हो सकता है कि ये जंग होनी है, अमेरिका के अंदर तो लड़ी नहीं जानी, ठीक है, ना ही इसराइल डायरेक्ट ईरान पर अटैक करेगा। अगर इसराइल ने अटैक करना है तो उसको अड्डे चाहिए, किसके, यूएई के अड्डे चाहिए, सऊदी अरब के अड्डे चाहिए जिनके बॉर्डर लगते हैं। अमेरिका ने अगर ईरान के ऊपर अटैक करना है तो उसको भी क्या चाहिए, या दरिया हरमुज़ की जगह चाहिए या फिर इनके अड्डे चाहिए। जैसे कुछ खुफिया लोग हैं, हमारे जैसे मुल्क भी उसमें शामिल हैं, हो सकता है कि इन्होंने अपने अड्डे दिए हुए और वादावादी किया हो। अफगानिस्तान के बारे में ये बात होती है, तो सबसे ज़्यादा डैमेज जिसने होना है, क्योंकि जंग होनी है मिडल ईस्ट के अंदर। याद रखिएगा कि ईरान एक तरह से मिडल ईस्ट का हिस्सा है, ठीक है। जब जंग मिडल ईस्ट के अंदर होनी है तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा डैमेज होगा, जो कारोबारी एतबार से हो सकता है, बिजनेस के हिसाब से हो सकता है, और मुस्लिम उम्मा को जो नुकसान हो सकता है वो किसका नुकसान है, सऊदी अरब का है। अच्छा। तो आई थिंक दैट कि सऊदी अरब ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि भाई, वो आपको याद होगा कि एक हफ़्ता पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी, और ईरान का जो सुप्रीम लीडर है सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई, उन्होंने बाकायदा अपने पड़ोसी मुल्कों को ये वार्न किया था, यूएई के मुल्कों को, ये जो 7 मतलब रियासतें हैं, इन्हें वार्न किया था कि अगर आप अपनी ज़मीन अमेरिका या इसराइल को इस्तेमाल करने के लिए दोगे हमारे ख़िलाफ़, हम पर अटैक करने के लिए, तो फिर याद रखिएगा हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप नहीं समझते कि ये दौरा आप जो बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का दौरा सऊदी अरेबिया, उससे 3 दिन पहले दौरा ईरान का, उससे पहले अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का दौरा, इनके साथ मुलाकातें, ये समझ से बाला तर आ रही है। आखिर ये जो 4-5 मुल्क आपस में मिल रहे हैं, ये फ़लस्तीन का मसला हल करने के लिए मिल रहे हैं या फिर ट्रम्प टावर बनाने के लिए बैठ रहे हैं ये सब? अच्छा, दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो बात आप कर रहे हैं वो गलत हो या जो बात मैं कर रहा हूँ दुरुस्त हो, ठीक है। दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा इम्कान इस चीज़ का है कि एक बड़ी जंग से, अगर जंग होती है तो ये पूरे का पूरा खिता मुतासिर होगा, और उसमें इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है, इवन दिन पूरी दुनिया डैमेज होगी, चीन भी शामिल है, सबकी इकॉनमी के ऊपर असर होगा और बुरा असर होगा। लीड कौन करेगा इस सारे मामले में आपके ख्याल में? मिडिल ईस्ट में है कोई इस तरह का मुल्क जो इनको लीड करेगा और बचाएगा? क्योंकि गजा तो पूरा तबाह बर्बाद हो चुका है, चाहे वो हमास की अपनी गलती थी या नहीं, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन उसको बचाएगा कौन? पहली बात तो ये है कि हमास की गलती नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जिन कौमों में गैरत होती है, हमीयत होती है, वो अपनी गैरत के लिए, अपनी हमीयत के लिए, अपनी इज़्ज़त और वक़ार के लिए, ठीक है, बड़े से बड़ा दुश्मन सामने खड़ा हो जाए तो उसके साथ लड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि फ़लस्तीन का इशू है क्या। अच्छा। इसका ताल्लुक डायरेक्ट हमारे यानी इस्लामी जो सकाफ़त है उसके साथ है। अच्छा। ठीक है, हमारा किबला अव्वल है। तो फिर 57 ममालिक क्या भंग पी के सो रहे थे जब गजा पूरा तबाह हो रहा था? फिर गजा का क्यों नहीं साथ दिया गया? जैसे कि अमेरिका की बात कर लें, हम इंडिया की बात कर लें और अनदर कंट्रीज़ की बात कर लें जो इसराइल के साथ खुलेआम स्टैंड किया, हमने क्यों नहीं कर पाए? हम उस तरह असला क्यों नहीं भेज पाए? हम उस तरह हर चीज़ क्यों नहीं उनको प्रोवाइड कर पाए? बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, ये एक कौमी बेहिसी है। अच्छा। और ये पूरी मुस्लिम उम्मा की बेहिसी है। जो सो कॉल्ड हमारे लीडर्स हैं, वो आप पाकिस्तान से पहले शामिल कीजिए, सबसे पहले हम खुद हैं। आपने खबरें सुनी होगी, वो जो अमेरिकन जूश कांग्रेस है उसने क्या हमारे बारे में बताया कि भाई हमें सपोर्ट ही यूएनए के अंदर किसने किया है? यूएनओ के अंदर सपोर्ट किया पाकिस्तान ने। तब वो जो सारे इल्ज़ामात थे, ये वो जो एक केस चल रहा था, बना हुआ था केस, और बड़ा मजबूत केस बना हुआ था इसराइल के ख़िलाफ़, नेतन्याहू के ख़िलाफ़, वो डैमेज वहाँ पर मिला और वो केस वापस हो गया। ठीक है, आज इस तरह भी हमें खबर मिल रही मस्जिद अक्सा के हाथे में दाखिल हो चुके यहूदी और सुलेमानी टेंपल में पहुंच चुके हैं और वहां पर अपनी इबादतें कर रहे हैं। तो फिर इसमें क्या मतलब, अब 57 ममालिक का अब बयानिया या उनकी जो ताकत वो तो धरी के धरी रह गई, अब उसमें कोई इतना कुछ है नहीं, ना कुछ डिस्कस करने के लिए और ना इनकी गैरत के ऊपर बात करने के लिए और ना इनकी पावर के ऊपर बात करने के लिए।
अच्छा, सबसे पहले तो इस बात को याद रखें कि ये जो गज़ा की शहादतें हुई हैं या जूश जो हैं वो मस्जिद अक्सा तक पहुंच चुके हैं, तो ये जंग का इख्तिताम नहीं है। अच्छा, ये और मैं इब्तिदा आपको है। सच्ची बात बताऊं, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो चाबी का उन्होंने जो लगा के ताला खोल लिया है, तो अब इससे बड़ी क्या बात होगी उम्मत मुसलमान के लिए? सोचते हैं सवालिया निशान तो बन गया बहुत बड़ा। एब्सोल्युटली। जंग में जो कभी इस ग्रुप का पलड़ा भारी होता है, कभी दूसरे फ्रीक का पलड़ा भारी होता है। आप समझते हैं कि हमास का पलड़ा भारी हुआ है किसी वक्त पे भी? Absolutely, हमास ने ऐसा ऐसा जख्म लगाया है इसराइल को जिसको इसराइल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये अच्छा, इजराइल सारा सलामत खड़ा हुआ है, गजा सारा नहीं, तबाह नहीं, हो चुका है। नहीं, नहीं, क्या दो हम इस पे- दो बातें ज़हन में रखिएगा। आप अगर 1973 के दौर में जाएं तो 3 बड़ी पावर्स थी इस खत्ते के अंदर। उसमें एक सऊदी अरब भी था, दूसरा मिस्र था जिसकी उस वक्त की अफवाज जो हैं वो दुनिया की बेहतरीन फ़ौज थी, ठीक है, और जॉर्डन भी था। ये सारे मुल्क इकट्ठे थे, लेकिन इसराइल ने सिर्फ 3 दिन के अंदर 3 मुल्कों की फ़ौज को शिकस्त दे दी थी। कितने दिनों के अंदर? 3 दिनों के। आज जब इसराइल टेक्नोलॉजी के एतबार से और इकोनॉमी के एतबार से, फाइनेंशियल पावर के एतबार से बहुत बड़ा एक जिन बन चुका है और ग्रेटर इसराइल की बात कर रहा है। ये तो 3 नारे हमें दौर सुनने में- को मिले, ग्रेटर अमेरिका, अखंड भारत पहली बात और तो ये जो इसराइल आप नारा बात लगा सुन है। ले, बात सुन ले। इसराइल एक जिन बन चुका है और बोतल से बाहर है, ठीक है, हर किसी को ललकार रहा है, हर किसी को मार रहा है। ठीक है। वहाँ पर एक तंजीम, एक छोटी सी तंजीम खड़ी होती है जिनके पास गुलेले हैं, और ये जंग आज से नहीं है। ये जंग पाकिस्तान जब बना था तो उस वक्त हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि भाई हम इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, इसराइल मगरिब का नाजायज़ बच्चा है। तो ये जंग बहुत पुरानी है, ठीक है। हमास की इस छोटी सी तंजीम ने इतना डैमेज दिया इसराइल को कि आज ये पागल हुआ। अगर आज जंग ख़त्म हो जाती है तो इसराइल को पता है नेतन्याहू कहाँ जाएगा? नेतन्याहू UNO के ज़रिए आलमी टेररिज्म जो मतलब अदालतें हैं वहाँ पर इसको अच्छा फांसी सर, का एक फंदे सवाल, का आखिरी सवाल आपसे ये करता हूँ कि हमने इसराइल के अपने पासपोर्ट के ऊपर लिखवा तो दिया है कि इसराइल जाना मना है, बट यहाँ पर देखें हजारों प्रोडक्ट इसराइल की पड़ी है, तो हमारा अपना ही बयानिया दफन हो जाता है। पेप्सी यहाँ पर, कोक पड़ी हुई है, मैकडॉनल्ड, KFC। पासपोर्ट के ऊपर तो लिखवा लिया कि इसराइल नहीं जाना, पर इसराइल वाले आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये उनकी बात आपने प्रोडक्ट चलाना है, ये बात आपने चलानी मैं है। चला दूंगा। लोग ये समझते हैं कि हम इसराइल के अलाए नहीं हैं। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर इसराइल नहीं जाया जा सकता, लेकिन हमारे डेलीगेशन जा रहे हैं। हाँ गए हैं, बिल्कुल सरकारी गए, में। गए अच्छा, बिल्कुल। लेकिन ये आज से नहीं जा रहे हैं। आप चले जाएं फिर 70 की दहाई में। ठीक है। 70 की दहाई में पाकिस्तानी एक जर्नल को अमन दस्ते का लीडर बना के भेजा गया हाँ, जॉर्डन में। बिल्कुल। वहाँ पर उसकी तरबियत भी हुई और उसका नाम है ज़ियाउल हक, जिसको मर्द मोमिन मर्द हक कहा जाता है। अच्छा, जॉर्डन उस वक्त मार रहा था फ़लस्तीनियों को, ठीक है, यानी मुहाजिरीन को। ठीक है। और जॉर्डन के हुक्मरानों ने गोली किससे चलवाई? इस मर्द मोमिन मर्द हक से, सो कॉल्ड मर्द मोमिन मर्द हक, जो कि उस वक्त का हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था अच्छा, और एयर मार्शल और सब कुछ, यानी हुकूमत ही उसी की थी। सॉरी, उस वक्त वो लेफ्टिनेंट जनरल था। सॉरी, ये 70 की दहाई की बात कर रहा हूँ। तो उसने उन फ़लस्तीनियों के ऊपर गोली चलाई, जिसके बदले में उसे फिर इस हुकूमत से नवाजा गया जो 80 की दहाई में 1979 में उसने हासिल की, और भट्टो को मार के वो हुक्मरान बना। तो ये आज का अलाई नहीं है पाकिस्तान। ये जब से ये फ़ौजी हुक्मरान हमारे मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं, इन लोगों ने उनके साथ एक अपना मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, जिसमें सऊदी अरब है, अमेरिका है, इसराइल है, और इसी तरह से UAE की बाकी रियासतें हैं, और फिर पाकिस्तान है। पाकिस्तान की तो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है सऊदी अरब के साथ, ठीक है, हर ममालिक के साथ। नहीं, सऊदी अरब के साथ। और सऊदी अरब किसका गुलाम है? अमेरिका का, ठीक है। तो वहाँ से बाई चेन यानी हमें अहकामात मिलते हैं और हम उस पर अमल दरामद करते हैं। तो ये इसमें कोई अचंभे की बात है ही नहीं कि भाई हमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, हमने ऐसा क्यों किया, हमने नेतन्याहू का साथ क्यों दिया। तो भाई ये तो हम 40 साल पहले से देते आ रहे हैं, ये कोई नया काम थोड़ी है। बहुत शुक्रिया।